1914 की गर्मियों में यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहां टेंशन उबल रहा था। बड़े बड़े एम्पायर्स गर्व से खड़े थे, लेकिन वो एक दूसरे पर शक भी बहुत करते थे। नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स था। बहुत सारे ग्रुप्स अपने खुद के देश चाहते थे। आर्म्स रेसेस की वजह से बड़ी बड़ी आर्मीज और नेवीज बन गई थीं। एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार जो बहुतों को लगता था कि होकर ही रहेगा। एक खुशहाल दौर की सतह के नीचे पुरानी दुश्मनियां और नए एम्बिशंस एक नाजुक शांति बनाए हुए थे। ये वो समय था जब एक अकेली शॉकिंग घटना पूरे कॉन्टिनेंट को तबाही वाले वॉर की तरफ धकेल सकती थी और आने वाली जनरेशन्स के लिए ग्लोबल हिस्ट्री का रुख पूरी तरह बदल सकती थी। जिस इवेंट ने चिंगारी लगाई वो हुआ था जून 28, 1914 को। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन राजगद्दी के वारिस थे, सारायेवो घूमने आए हुए थे। सारायेवो बोस्निया की कैपिटल थी, एक ऐसा इलाका जिस पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन पड़ोसी सर्बिया उसे चाहता था। गवरिलो प्रिंसिप नाम के एक यंग सर्बियन नेशनलिस्ट ने, जो ब्लैक हैंड नाम के ग्रुप का हिस्सा था, आर्च ड्यूक और उनकी वाइफ सोफी का असैसिनेशन कर दिया। पॉलिटिकल वायलेंस की इस घटना ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया। इससे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को सर्बिया से सख्ती से निपटने का बहाना मिल गया, जिसे वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए खतरा और अपने बॉर्डर्स के अंदर स्लैविक नेशनलिज्म का स्पॉन्सर मानता था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने पावरफुल एलाई जर्मनी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ गुस्से में रिएक्ट किया। उन्होंने असैसिनेशन के लिए सर्बियन गवर्नमेंट को दोषी ठहराया, हालांकि उस समय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुआ था। एक महीने बाद जुलाई 23 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया। इस अल्टीमेटम में इतनी सख्त डिमांड्स थीं कि साफ था कि उन्हें रिजेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था। सर्बिया से उम्मीद की गई थी कि वो सारे एंटी ऑस्ट्रियन प्रोपेगेंडा को दबा देगा। उसे ऑस्ट्रो हंगेरियन ऑफिशियल्स को सर्बियन जमीन पर असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की इजाजत भी देनी थी। ये सर्बियन सॉवरेंटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। सर्बिया, एक छोटा देश, खुद को एक मुश्किल पोजीशन में पाया। वो अल्टीमेटम की ज्यादातर डिमांड्स पर राजी हो गया, कॉम्प्रोमाइज करने की नीयत दिखाते हुए, लेकिन वो उस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सका जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन ऑफिशियल्स को उसके टेरिटरी में जुडिशियल पावर्स के साथ ऑपरेट करने की इजाजत थी। ये पार्शियल रिजेक्शन ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए काफी था। जुलाई 28, 1914 को असैसिनेशन के ठीक एक महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर का ऐलान कर दिया। इस डिक्लेरेशन ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। यूरोप भर में अलायंसेस के कॉम्प्लेक्स जाल का मतलब था कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तेजी से एक कॉन्टिनेंटल और फिर ग्लोबल वॉर में बदल जाएगा। बड़ी पावर्स ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। उस समय यूरोप दो बड़े मिलिट्री अलायंसेस में बंटा हुआ था। इन अलायंसेस का मकसद था बैलेंस ऑफ पावर के जरिए शांति बनाए रखना, लेकिन हुआ उल्टा। यही वो मैकेनिज्म बन गए जिसने देशों को वॉर में खींच लिया। पहला था ट्रिपल एंटेंट, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया शामिल थे। इन देशों के बीच कई अग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग्स थीं कि हमला होने पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दूसरा बड़ा अलायंस था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। लेकिन इटली का कमिटमेंट शर्तों पर था और वॉर शुरू होने पर वो पहले न्यूट्रल रहा, बाद में एंटेंट साइड में शामिल हो गया। इन पैक्ट्स ने एक लोकल झगड़े को एक बड़ी आग में बदल दिया। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर का ऐलान किया तो रशिया को एक्शन लेना पड़ा। रशिया खुद को स्लाविक लोगों का, जिसमें सर्ब्स भी शामिल थे, प्रोटेक्टर मानता था। त्सार निकोलस II ने सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए रशियन आर्मी का पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया। ये मोबिलाइजेशन एक बड़ा कदम था। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एलाई था, रशिया के मोबिलाइजेशन को अपने लिए डायरेक्ट थ्रेट मानता था। जर्मन मिलिट्री प्लान, जिसे श्लीफन प्लान कहते हैं, स्पीड पर डिपेंड करता था। इसके तहत जर्मनी को फ्रांस को जल्दी हराना था, इससे पहले कि रशिया पूरब में अपनी विशाल फोर्सेस को पूरी तरह मोबिलाइज कर पाए। इसलिए जर्मनी इंतजार नहीं कर सकता था। जर्मनी ने रशिया को अल्टीमेटम दिया कि मोबिलाइजेशन रोको और फ्रांस से कहा कि न्यूट्रल रहो। रशिया पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। फ्रांस, जो रशिया का एलाई था, उसने भी मोबिलाइज करना शुरू कर दिया।
अगस्त 1, 1914 को जर्मनी ने रशिया पर वॉर का ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद अगस्त 3 को जर्मनी ने फ्रांस पर वॉर का ऐलान कर दिया। इसके बाद श्लीफन प्लान को एक्शन में लाया गया। इस प्लान में न्यूट्रल बेल्जियम के रास्ते एक बड़ा जर्मन ऑफेंसिव शामिल था, ताकि फ्रेंच बॉर्डर डिफेंसेस को बाईपास करके जल्दी से पेरिस पर कब्जा किया जा सके। बेल्जियम पर हमला जर्मन स्ट्रैटेजिस्ट की एक बड़ी भूल थी। न्यूट्रल बेल्जियम पर हमले ने ग्रेट ब्रिटेन के वॉर में आने का काम किया। ब्रिटेन की एक ट्रीटी ऑब्लिगेशन थी 1839 की ट्रीटी ऑफ लंदन, जिसके तहत उसे बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की रक्षा करनी थी। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन जर्मन द्वारा बेल्जियन सॉवरेंटी के उल्लंघन ने पासा पलट दिया। ब्रिटेन में पब्लिक ओपिनियन गुस्से में था। अगस्त 4, 1914 को ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के आने से ये कॉन्फ्लिक्ट सचमुच एक वर्ल्ड वॉर बन गया, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ था और कनाडा से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक उसके डोमिनियंस और कॉलोनीज इसमें खींच आए। एक ऐसी मार काट के लिए मंच तैयार हो चुका था जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जर्मन आर्मी श्लीफन प्लान पर चलते हुए शुरू में बेल्जियम और नॉर्दर्न फ्रांस में तेजी से आगे बढ़ी। उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी जीत मिलेगी, जैसे 1870 से 71 के फ्रैंको प्रशियन वॉर में मिली थी। लेकिन फ्रेंच आर्मी ने ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स की मदद से जबरदस्त मुकाबला किया। सितंबर 1914 की शुरुआत में फर्स्ट बैटल ऑफ द मार्न में एलाइड फोर्सेस ने जर्मन एडवांस को पेरिस से ठीक पहले रोक दिया। यह बैटल बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसने वेस्ट में जल्दी वॉर खत्म करने की जर्मन उम्मीदों को तोड़ दिया और उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ा। फिर दोनों साइड्स ने खंदकें खोदनी शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ उसे रेस टू द सी कहा जाता है। हर आर्मी दूसरी को आउटफ्लैंक करने की कोशिश कर रही थी, अपनी लाइंस को उत्तर की ओर इंग्लिश चैनल तक बढ़ाते हुए। ये रेस बिना किसी डिसाइसिव ब्रेक थ्रू के खत्म हुई, बल्कि इसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों मील लंबी ट्रेंचेस की एक कंटिन्यूअस लाइन बन गई। ये लाइन स्विस बॉर्डर से लेकर नॉर्थ सी तक फैली हुई थी। ट्रेंचेस का ये सिस्टम वेस्टर्न फ्रंट की पहचान बन गया। ये वॉर की बेकारगी और उसके भयानक रूप का सिंबल बन गया। लगभग 4 साल तक इस फ्रंट पर मूवमेंट तो बहुत कम हुआ, लेकिन जानें बहुत गईं। ट्रेंचेस में जिंदगी एक डरावना सपना थी। सोल्जर्स को भयानक कंडीशंस झेलनी पड़ती थी। ट्रेंचेस अक्सर ठंडी, गीली और कीचड़ से भरी होती थी, खासकर सर्दियों में। ट्रेंच फुट जैसी बीमारियां जो लगातार नमी में रहने से होती थीं, आम थीं। चूहे जो लाशों और रेशंस पर पलते थे, ट्रेंचेस में भरे रहते थे। जुएं लगातार परेशान करती थीं, जिनसे ट्रेंच फीवर फैलता था। मौत की बदबू, अनहाइजीनिक कंडीशंस और सड़ते कचरे की गंध हर तरफ फैली रहती थी। सोल्जर्स हर समय आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, स्नाइपर फायर और पॉइजन गैस अटैक्स के खतरे में रहते थे। इस जिंदगी का साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा था, जिससे शेल शॉक जैसी हालतें होती थी। वेस्टर्न फ्रंट पर वॉर का तरीका एक दूसरे को घिस-घिस कर खत्म करने वाला बन गया। डिफेंसिव टेक्नोलॉजी, खासकर मशीन गन्स और बार्ब्ड वायर, ऑफेंसिव टैक्टिक्स से कहीं बेहतर साबित हुई। दोनों तरफ के जनरल्स बार बार बड़े फ्रंटल असॉल्ट्स का ऑर्डर देते थे। ये हमले, जिनसे पहले अक्सर जबरदस्त आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट होता था, दुश्मन की लाइंस तोड़ने के लिए होते थे, लेकिन नो मैन्स लैंड यानी दोनों तरफ की ट्रेंचेस के बीच की वीरान जमीन को पार करते हुए अटैकर्स मशीन गन फायर से बड़ी तादाद में मारे जाते थे। कुछ 100 गज आगे बढ़ने की कीमत अक्सर हजारों जानें होती थीं। ये बेरहम गतिरोध इस फ्रंट के ज्यादातर वॉर की खासियत बन गया। फरवरी 1916 में जर्मन हाई कमांड ने फ्रेंच किले वाले शहर वेर्दन के खिलाफ एक बड़ा ऑफेंसिव शुरू किया। जर्मन चीफ ऑफ स्टाफ एरिक फॉन फाल्केनहेम का मानना था कि फ्रांस बस टूटने ही वाला है। उसकी स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं कि वेर्दन पर कब्जा करना ही हो, बल्कि उसका मकसद था फ्रेंच फोर्सेस को एक लंबी और महंगी बैटल में खींचकर फ्रांस का दम निकाल देना। वेर्दन फ्रेंच लोगों के लिए बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रखता था, जो नेशनल प्राइड और हिम्मत का प्रतीक था। फाल्केनहेम जानता था कि फ्रेंच किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे,
इसलिए ये एट्रिशन की बैटल के लिए परफेक्ट जगह थी। जर्मन अटैक 21 फरवरी 1916 को शुरू हुआ, जिसमें 9 घंटे तक जबरदस्त आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लाखों गोले फ्रेंच पोजीशंस पर बरसे। फिर जर्मन स्टॉर्म ट्रूपर्स आगे बढ़े और शुरू में काफी बढ़त हासिल की। फ्रेंच हैरान रह गए और उन्हें भारी नुकसान हुआ। फोर्ट डुओमोन, जो एक की डिफेंसिव पोजीशन था, बैटल की शुरुआत में ही जर्मन्स के हाथ लग गया। फ्रेंच के लिए सिचुएशन बहुत खराब हो गई। वेर्दन तक जाने वाली सड़क, जिसे वोआ सैक्रे यानी पवित्र मार्ग कहते थे, सैनिकों को सप्लाई पहुंचाने और घायलों को निकालने की लाइफलाइन बन गई, जिस पर दिन रात ट्रक चलते रहते थे। फ्रेंच का रिस्पॉन्स पक्के इरादे वाला था, चाहे जो हो जाए। जनरल फिलिप पेटन को वेर्दन सेक्टर का कमांड सौंपा गया। उन्होंने अपने सैनिकों में जोश भरा अपने मशहूर नारे से इल्स ने पासरोन पा, यानी वे आगे नहीं बाज पाएंगे। पेटन ने सैनिकों के लिए एक रोटेशन सिस्टम बनाया ताकि भयानक लड़ाई में उनका एक्सपोजर कम हो सके। लेकिन ये बैटल जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए एक लगातार चलने वाली बेरहम लड़ाई में बदल गई। गांव तबाह हो गए, जंगल कीचड़ और गोलों से बने गड्ढों के समंदर में बदल गए। लड़ाई अक्सर हाथ से होती थी, मौत और तबाही के मंजिर के बीच। दोनों तरफ ने इस आग में अपने आदमी और रिसोर्सेज झोंक दिए। बैटल ऑफ वर्दन 10 दर्दनाक महीनों तक चली, फरवरी से दिसंबर 1916 तक। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे लंबी और खूनी बैटल्स में से एक बन गई। जर्मन्स फ्रेंच आर्मी को तोड़ने या वर्दन पर कब्जा करने का अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाए। आखिर में फ्रेंच ने अपनी शुरू में खोई हुई ज्यादातर जमीन वापस ले ली, जिसमें फोर्ट डुओमोन भी शामिल था। दोनों तरफ के लिए कीमत बहुत ज्यादा थी। अनुमान है कि 7 लाख से ज्यादा कैजुअल्टीज हुई, यानी मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए। वर्दन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बेमतलब की मार काट का सिंबल बन गया, इंसानी सहन शक्ति और इंडस्ट्रियलाइज्ड वॉरफेयर की भयानक एफिशिएंसी का सबूत। सेक्शन 5, द सम बेकार की कोशिशों का एक खूनी सबक। जब वर्दन में बैटल चल रही थी, एलाइज अपना खुद का एक बड़ा ऑफेंसिव प्लान कर रहे थे। इसका मकसद फ्रेंच पर से प्रेशर कम करना था और उम्मीद थी कि वेस्टर्न फ्रंट पर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलेगा। इस ऑफेंसिव का मुख्य बोझ ब्रिटिश आर्मी पर था, जिसे फ्रेंच का सपोर्ट था। चुनी हुई जगह नॉर्दर्न फ्रांस में रिवर सॉम के किनारे थी। ब्रिटिश कमांडर जनरल डगलस हेग को जीत का पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि 1 हफ्ते तक चलने वाला जबरदस्त आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट जर्मन डिफेंसेस को तबाह कर देगा और इन्फेंट्री आसानी से आगे बियाज सकेगी। ऑफेंसिव 1 जुलाई 1916 को शुरू हुआ। इससे पहले हुआ आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट हालांकि बहुत बड़ा था, लेकिन वो जर्मन के गहरे डगआउट्स को तबाह नहीं कर पाया और न ही सारे बार्ब्ड वायर काट सका। जब ब्रिटिश सोल्जर्स दिन के उजाले में नो मैन्स लैंड को पार कर रहे थे, तो मजबूत जर्मन पोजीशन से उन पर मशीन गन का भयानक फायर हुआ। सम का पहला दिन ब्रिटिश आर्मी के लिए एक तबाही था। उन्हें लगभग 60,000 कैजुअल्टीज हुई, जिसमें करीब 20,000 मारे गए। ये ब्रिटिश मिलिट्री के इतिहास का सबसे खूनी दिन है। जिस ब्रेक थ्रू का वादा किया गया था, वो नहीं हुआ। पहले दिन इतने भयानक नुकसान के बावजूद जनरल हेग ने ऑफेंसिव जारी रखा। बैटल 4 महीने से ज्यादा नवंबर 1916 तक खींच गई। भारी इंसानी कीमत पर थोड़ी सी बढ़त मिली। बैटल ऑफ द सॉम में वॉर में पहली बार टैंक्स का इस्तेमाल भी देखा गया। ये शुरुआती टैंक्स स्लो थे, अनरिलायबल थे और मैकेनिकल ब्रेकडाउन के शिकार जल्दी होते थे। हालांकि उन्होंने जर्मन सैनिकों में कुछ दहशत पैदा की, लेकिन पूरी बैटल पर उनका असर लिमिटेड था। हालात भयानक थे। भारी बारिश ने बैटलफील्ड को कीचड़ के दलदल में बदल दिया था। जब तक बैटल ऑफ द सम को रोका गया, एलाइज सिर्फ कुछ मील ही आगे बियाज पाए थे। कीमत चौंका देने वाली थी। दोनों तरफ की कुल कैजुअल्टीज 10 लाख से ज्यादा थी। मारे गए, घायल या लापता। सम भी वर्दन की तरह फ्रेंच वॉरफेयर की बेकारगी और मारकाट का दूसरा नाम बन गया। इसने ब्रिटेन और उन कॉमनवेल्थ देशों की नेशनल चेतना पर गहरा जख्म छोड़ा जिनके सैनिक इसमें शामिल हुए थे। हालांकि इसने वर्दन पर से कुछ प्रेशर कम किया और जर्मन्स को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इससे हुई भयानक इंसानी तकलीफ के मुकाबले इसके स्ट्रैटेजिक फायदे बहुत कम थे।
सेक्शन 6 यूरोपियन बॉर्डर्स के पार वॉर का ग्लोबल रीच। वर्ल्ड वॉर 1 की कहानियों में अक्सर वेस्टर्न फ्रंट पर फोकस रहता है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट सच में ग्लोबल था। यूरोपियन एम्पायर्स ने अपनी कॉलोनीज के रिसोर्सेज और मैन पावर का इस्तेमाल किया। अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रेंच और बेल्जियन फोर्सेज ने जर्मन कॉलोनियल सैनिकों से टोगोलैंड, कैमरन, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका और जर्मन ईस्ट अफ्रीका में कैंपेन्स लड़े। ये कैंपेन्स अक्सर बेरहम होते थे, मुश्किल इलाकों में लड़े जाते थे और इनमें कई अफ्रीकन सैनिक और पोर्टर्स शामिल थे जिन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। वॉर ने इंपीरियल दुश्मनों को दुनिया के दूर दराज कोनों तक पहुंचा दिया, जिससे लोकल लोगों पर काफी असर पड़ा। ऑटोमन एम्पायर, जिसका मिडिल ईस्ट के बड़े इलाकों पर कंट्रोल था, अक्टूबर 1914 में सेंट्रल पावर्स जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिल गया। इससे नए फ्रंट्स खुल गए। एलाइज ने 1915 में डिजास्ट्रस गैलिपोली कैंपेन शुरू किया, जो डार्डनेल्स स्ट्रेट्स पर कब्जा करने, ऑटोमन्स को वॉर से बाहर करने और रशिया के लिए सप्लाई रूट खोलने की कोशिश थी। ये एम्फीबियस लैंडिंग, जिसमें ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड एनजैक सैनिक बड़ी संख्या में शामिल थे, एलाइज को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। मिडिल ईस्ट में वॉर के दौरान ब्रिटिश ने ऑटोमन शासन के खिलाफ अरब रिवोल्ट को सपोर्ट किया, जिसमें टी.ई. लॉरेंस, जिन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना जाता है, जैसे मशहूर लोग शामिल थे। एशिया में जापान, जो एक अलाइड पावर था, उसने चाइना और पैसिफिक में जर्मन कॉलोनियल कब्जों को छीन लिया। चाइना ने खुद भी आखिर में 1917 में जर्मनी पर वॉर का ऐलान किया, अपना इन्फ्लुएंस और इलाके वापस पाने की उम्मीद में। और पूरब में वॉर के नेवल पहलू भी थे, जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। जर्मन यू बोट्स या सबमरीन्स ने अटलांटिक और दूसरे पानी में एलाइड शिपिंग के खिलाफ कैंपेन्स छेड़े, जिनका मकसद सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट करना था। बड़ी नेवल बैटल्स, हालांकि जमीन की लड़ाइयों से कम थी, पर इंपॉर्टेंट थी। 1916 में बैटल ऑफ जटलैंड, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी और जर्मन हाई सीज फ्लीट के बीच लड़ी गई, वॉर की सबसे बड़ी नेवल बैटल थी। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। एम्पायर्स के शामिल होने का मतलब था कि दुनिया भर के लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में खींच आए। इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा होने के नाते वॉर एफर्ट में 10 लाख से ज्यादा सैनिक दिए। वे यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में लड़े और उन्हें काफी कैजुअलिटीज हुई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से भी सैनिक आए। इस ग्लोबल पार्टिसिपेशन ने दुनिया के आपस में जुड़े होने को दिखाया। साथ ही इन कई इलाकों में नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनियल भावनाओं के बीज भी बोए। ये वॉर सिर्फ यूरोप की ट्रेजेडी नहीं थी, ये पूरी दुनिया की ट्रेजेडी थी। सेक्शन 7 बदलता रुख, अमेरिका का आना और रशिया का जाना। वॉर के पहले 3 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई रखी। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन 1916 में ही केप्ट अस आउट ऑफ वॉर के नारे के साथ दोबारा चुनाव जीते। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन बंटा हुआ था। बहुत से अमेरिकन के ब्रिटेन और फ्रांस से कल्चरल रिश्ते थे, जबकि दूसरे, खासकर जर्मन अमेरिकन और आयरिश अमेरिकन, अलाइड कॉज के प्रति कम हमदर्दी रखते थे। लेकिन अमेरिकन बिजनेसेस ने एलाइज को काफी लोन्स और सप्लाईज दी, जिससे असल में उसकी न्यूट्रलिटी एक तरफ झुक गई थी। समुद्र में चल रहा वॉर आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स को इस कॉन्फ्लिक्ट में खींच लाया। कई फैक्टर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स को वॉर की तरफ धकेला। जर्मनी की अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर की पॉलिसी एक बड़ा कारण बनी। जर्मन यूबोट्स ने बिना वार्निंग के मर्चेंट शिप्स को डुबोना शुरू कर दिया, जिनमें अमेरिकन पैसेंजर्स वाले जहाज भी शामिल थे। मई 1915 में ब्रिटिश लाइनर लुसिटेनिया के डूबने से, जिसमें 100 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए, यूएस में भारी गुस्सा फैल गया। हालांकि जर्मनी ने कुछ समय के लिए अपना यू बोट कैंपेन रोक दिया था, लेकिन 1917 की शुरुआत में उसने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर फिर से शुरू कर दिया, ये सोचकर कि यूएस के असरदार तरीके से दखल देने से पहले वो ब्रिटेन को भूखा मारकर झुका देगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिमरमान टेलीग्राम, जो एक इंटरसेप्टेड जर्मन प्रपोजल था मेक्सिको के लिए, जिसमें उसे यूएस के खिलाफ वॉर में शामिल होने का न्योता दिया गया था। जब यूएस वॉर की तरफ बीआईएच रहा था, ईस्टर्न फ्रंट पर एक बहुत बड़ी घटना हुई। रशिया, जो मेन अलाइड पावर्स में से एक था, अंदर से टूट रहा था।
वॉर ने त्सारिस्ट शासन और रशियन लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था। मिलिट्री हार, भारी कैजुअल्टीज, खाने की कमी और इकोनॉमिक उथल पुथल से हर तरफ बेचैनी फैल गई थी। मार्च 1917 में या पुराने रशियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ने त्सार निकोलस II को उखाड़ फेंका। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सत्ता संभाली, लेकिन वॉर एफर्ट जारी रखने में उसे मुश्किल हो रही थी। उसी साल बाद में नवंबर में या पुराने कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने कम्युनिस्ट्स को सत्ता में ला दिया। लेनिन की बोल्शेविक गवर्नमेंट ने फॉरेन जर्मनी के साथ शांति की कोशिश की। मार्च 1918 में रशिया ने सेंट्रल पावर्स के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क साइन की। ये ट्रीटी बहुत सख्त थी, जिसमें यूक्रेन, फिनलैंड और बाल्टिक स्टेट्स समेत बड़े इलाके जर्मनी और उसके एलाइज को दे दिए गए। रशिया का वॉर से हटना एलाइज के लिए एक बड़ा झटका था। इससे ईस्टर्न फ्रंट से लाखों जर्मन सैनिक फ्री हो गए, जिन्हें वेस्टर्न फ्रंट पर फाइनल हमले के लिए भेजा जा सका। लेकिन इसकी भरपाई यूनाइटेड स्टेट्स के 6 अप्रैल 1917 को वॉर में फॉर्मल एंट्री से हो गई। नए अमेरिकन सैनिकों और रिसोर्सेज का आना डिसाइसिव साबित हुआ। सेक्शन 8, वॉर का अंत, ऑफेंसिव्स, कोलैप्स और आर्मिस्टिस। रशिया के वॉर से बाहर होने के बाद जर्मनी को एक मौका दिखा। उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पर हमलों की एक बड़ी सीरीज प्लान की, जिसे स्प्रिंग ऑफेंसिव या काइजर श्लाख्त कहा जाता है, जो मार्च 1918 में शुरू हुई। नई स्टॉर्म ट्रूपर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए जर्मन्स का मकसद था अलाइड लाइंस को तोड़ना, इससे पहले कि अमेरिकन फोर्सेस बड़ी संख्या में पहुंचकर पासा पलट दें। शुरुआती जर्मन हमले सक्सेसफुल रहे। वे अलाइड टेरिटोरी में काफी अंदर तक घुस गए और 1914 के बाद वेस्टर्न फ्रंट पर सबसे बड़ी बरहत हासिल की। पेरिस पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा, लेकिन जर्मन ऑफेंसिव आखिर में लड़खड़ा गया। हालांकि उन्होंने इलाके तो जीते, लेकिन उन्हें भारी कैजुअल्टीज हुई और वे अपनी सप्लाई लाइन से आगे निकल गए। एलाइज, जो अब एक सिंगल कमांडर मार्शल फर्डिनेंड फोच के अंडर थे, झुके जरूर पर टूटे नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अमेरिकन सैनिक बड़ी संख्या में आने लगे, जिससे अलाइड मोराल और मैन पावर को मजबूती मिली। जर्मन आर्मी सालों की वॉर और ऑफेंसिव के दबाव से थकी हुई और कमजोर अपनी रफ्तार बनाए नहीं रख सकी। हवा का रुख उनके खिलाफ निर्णायक रूप से बदलने लगा। अगस्त 1918 से एलाइज ने काउंटर ऑफेंसिव्स की एक सीरीज शुरू की, जिसे 100 डेज ऑफेंसिव कहा जाता है। नई अमेरिकन डिविजन्स ने ब्रिटिश, फ्रेंच, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के साथ मिलकर इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन्फेंट्री, आर्टिलरी, टैंक्स और एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए एलाइज ने जर्मन्स को लगातार पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जर्मन लाइंस टूट गईं और उनकी आर्मी लड़ते हुए पीछे हटने लगी। जर्मन मिलिट्री के अंदर और होम फ्रंट पर मोराल टूटने लगा। जर्मनी के एलाइज भी बिखरने लगे। बुल्गारिया ने सितंबर में सरेंडर किया। उसके बाद अक्टूबर में ऑटोमन एम्पायर और नवंबर की शुरुआत में ऑस्ट्रिया हंगरी ने। अक्टूबर के आखिर तक जर्मनी अकेला पड़ गया था और देश में रेवोल्यूशन का सामना कर रहा था। जर्मन हाई कमांड ने काइजर को बताया कि वॉर हार चुके हैं और आर्मिस्टिस की मांग करनी चाहिए। काइजर विल्हेल्म II ने 9 नवंबर को गद्दी छोड़ दी और एक नए जर्मन रिपब्लिक का ऐलान किया गया। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे यानी 11वें महीने के 11वें दिन के 11वें घंटे फ्रांस के कम्पिएgne फॉरेस्ट में एक रेलवे कैरेज में आर्मिस्टिस साइन किया गया। वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। ग्रेट वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन इसके भयानक असर को अभी पूरी तरह समझा जाना बाकी था। सेक्शन 9, एक बिखरी हुई दुनिया, ग्रेट वॉर की स्थायी विरासत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने मौत और तबाही का ऐसा मंजर दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ मिलिट्री पर्सनल मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। लाखों सिविलियंस भी वॉर से जुड़े कारणों जैसे अकाल, बीमारी और नरसंहार की वजह से मारे गए। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में नौजवानों की पूरी जेनरेशंस खत्म हो गईं, जिससे एक लॉस्ट जेनरेशन पैदा हुई। बचे हुए लोगों पर साइकोलॉजिकल जख्म बहुत गहरे थे और कलेक्टिव ट्रॉमा ने दशकों तक समाजों को शक्ल दी। इंसानी कीमत का इतना बड़ा पैमाना
1914 से पहले सोचना भी मुश्किल था। यूरोप का और असल में पूरी दुनिया का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल गया। 4 बड़े एम्पायर्स ढह गए, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। इससे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में नए नेशन स्टेट्स बने, जिनकी बॉर्डर्स अक्सर विवादित थीं और आबादी मिली-जुली, जिसने भविष्य की इंस्टेबिलिटी के बीज बो दिए। वॉर ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कॉलोनियल पावर्स को भी कमजोर कर दिया, भले ही उनके एम्पायर्स कुछ समय के लिए पुराने जर्मन और ऑटोमन इलाकों के साथ बड़े हो गए थे। कॉलोनीज में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने जोर पकड़ा, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत से इंस्पायर्ड थे। हालांकि जीतने वालों ने अक्सर इसे नकार दिया। पीस सेटलमेंट, खासकर 1919 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ वर्साई का मकसद एक स्थायी शांति बनाना था, लेकिन कहा जा सकता है कि इसने भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स में योगदान दिया। जर्मनी को वॉर की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया गया, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज कहते हैं। भारी रेपरेशंस देने, हथियार डालने और जमीनें छोड़ने के लिए कहा गया। इन सख्त शर्तों से जर्मनी में बहुत नाराजगी थी और इसने एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को हवा दी। ट्रीटी ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, जो यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन द्वारा सुझाया गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका मकसद डिप्लोमेसी और कलेक्टिव सिक्योरिटी के जरिए भविष्य के वॉर्स को रोकना था। लेकिन लीग शुरू से ही कमजोर थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ग्रेट वॉर मॉडर्न हिस्ट्री में एक वाटरशेड मूवमेंट था। इसने सोशल बदलावों को तेज किया, जैसे कई देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, क्योंकि वॉर के दौरान महिलाओं ने नई भूमिकाएं निभाई थी। इसने टैंक्स, एयरक्राफ्ट और केमिकल वेपन्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज के साथ वॉरफेयर को बदल दिया। इकोनॉमिकली इसने यूरोपियन देशों पर भारी कर्ज लाद दिया और ग्लोबल फाइनेंशियल पावर को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉर और उसके बाद की निराशा और कड़वाहट ने फैशिज्म और नाजिज्म के उदय के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की, जो आखिरकार सिर्फ 2 दशक बाद एक और भी ज्यादा विनाशकारी सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। 1914 से 1918 की गूंज आज भी सुनाई देती है।